Hello my friends, so हेमिंगवे का पार्ट 1 अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें और हम आज पार्ट 2 करेंगे. सो हियर वी गो. तो आज सबसे पहले सन ऑल्सो राइजेस की बात करते हैं, जो कि एक नॉवेल लिखा गया है इनके द्वारा, और ये मिड 1920 में लिखा गया. पेरिस में उन्होंने लिखना शुरू किया था. डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 1926 है. सेटिंग की बात करें तो 1924 है. सेटिंग प्लेस की बात करें तो ये स्टार्ट उन्होंने किया था पेरिस में, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि आता है फ्रांस में, और इसको कंक्लूड किया गया था स्पेन में. ओके, कॉन्फ्लिक्ट, मेजर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो आई एम सॉरी, जेक जो है इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसको प्यार हो जाता है लेडी ब्रेड से. और इन दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है. जेक लेडी ब्रेड से प्यार करता है और काफी ऑनेस्ट रहता है उसके प्रति, लेकिन जो लेडी ब्रेड है वो बिल्कुल ही उसका कैरेक्टर जैसा अपोजिट है. वो सीरीज ऑफ लव अफेयर्स विद अदर मैन, यानी दूसरे लोगों के साथ उसका सेक्सुअल अफेयर होता है. सो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम था उनका रिलेशनशिप जो था. यहाँ पे देखते हैं, बट दे कैन नॉट मेंटेन देयर रिलेशनशिप. ओके, सो जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू जूम इट. ओके, तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं. एट द एंड क्या होता है देखेंगे हम, क्योंकि जो जेक है वो इम्पोटेंट हो गया है वॉर वोन के वजह से. जो वॉर में उसको जख्म मिले हैं उसकी वजह से वो इम्पोटेंट हो गया, यानी कि नपुंसक हो गया एक तरह से. ओके, और ब्रेट का जो कैरेक्टर है वो भी मैंने आपको बताया वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव सीरीज ऑफ लव अफेयर्स विद अदर मैन, है ना, कि दूसरे लोगों के साथ उसका सेक्सुअल अफेयर है. इस पूरे कहानी में जो क्या चीजों पे ज्यादा फोकस है आप देखेंगे, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग है, फॉल्स फ्रेंडशिप है, ये सब इसमें बताया गया है. अब यदि हम सिंबल्स की बात करें, बुल फाइटिंग है, तो उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे. यदि सीम की बात करें तो लॉस्ट जनरेशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो लॉस्ट जनरेशन टर्म कॉइंड हुआ था, किसने कॉइन किया था, ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसको हेमिंगवे ने काफी यूटिलाइज किया है. तो उसको देखेंगे. तो इसमें जो इसका थीम है, एमलेसनेस ऑफ द लॉस्ट जनरेशन, उस समय का मेल इनसिक्योरिटी के बारे में बात किया गया है, डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ सेक्स, है ना, अमेरिकन एंड ब्रिटिश मैन एंड वुमेन से रिलेटेड. द मैन, तो यहाँ पे जो ये मैन एंड वुमेन ट्रैवल फ्रॉम पेरिस पामलोना टू वॉच व्हाट रनिंग ऑफ द बुल्स. तो ये जो पेरिस से ये लोग कहाँ जाते हैं, बुल फाइट देखने के लिए वहां से निकलते हैं. और वो जो फेस्टिवल है जिसमें ये बुल फाइटिंग देखना है उनको, उसका नाम है सेंट फॉर्मिन. अब लिस्ट ऑफ कैरेक्टर देखते हैं इसमें कौन कौन है. जेक बर्नेस जो कि नरेटर है, और सेंट्रल कैरेक्टर है इसमें जो कि पेरिस में रहता है, लेडी ब्रेड, है ना. इनका कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टराइज बाय मैनी ट्रांसेस, यानी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती हैं. एंड शी रिप्रेजेंट द सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ 1920s. आई एम सॉरी, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं क्या, सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ 1920. ओके, नाउ आगे हम देखते हैं. यहाँ पे और भी कैरेक्टर हैं, रॉबर्ट कॉन है, बेल है, फिर माइक है, तो यहाँ तक माइक कैम्पबेल तक इंपॉर्टेंट है. बाकी इन कैरेक्टर्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं. तो चलिए, यदि इस कहानी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो सूर्य भी उगता है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रहने वाले लोगों का, जो प्रवासी लोग हैं, है ना, उनकी कहानी बताया गया है, जो स्पेन के एक उत्सव के दौरान यात्रा, शराब और रोमांस में संलग्न होने का और जीवन का खोज उस समय वो करते हैं. यानी कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद का जो जीवन हो गया था, है ना, तो इन लॉस्ट जनरेशन की यदि बात करें तो इनका पूरा लाइफ उस समय इस तरह का हो गया था, जो पूरा मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे थे. चाहे वो फेक फ्रेंडशिप हो, फेक लव हो, एंड हैविंग ड्रिंक्स एंड ऑल. तो इस तरह का जीवन चल रहा था उस समय के ज्यादातर यंग जनरेशंस का. जो जेक बर्नस है वो नरेटर है, हमने पढ़ा था, जो कि एक युद्ध के दिग्गज हैं और जिन्होंने एक ऐसी चोट का सामना किया जिनसे उन्हें नपुंसक, जिस चोट ने उन्हें नपुंसक बना दिया, इम्पोटेंट. ये हमने अभी पढ़ा था पहले ऊपर में. जैसे ही उपन्यास खुलता है, जैक अपने साथी लेखक रॉबर्ट कोहन का वर्णन करता है, जो कि कॉलेज में एक शीर्ष मुक्केबाज था. तो यानी जेक का जो फ्रेंड है रॉबर्ट कोहन, वो जो है एक शीर्ष मुक्केबाज हैं. जेक वास्तव में कोहन को पसंद नहीं करता है, लेकिन वह उसे सहन करता है एक तरह से. भले ही कोहन जेक के प्रेम, यानी जेक किससे प्रेम करता है, लेडी ब्रेट, हमने देखा था लेडी ब्रेट, और लेडी ब्रेट जस्ट अपोजिट है जेक का. तो लेडी ब्रेड एस्ले के लिए गिर जाए, लेकिन मतलब ऐसा कंडीशन होने के बाद
भी क्योंकि पूरा इसमें यदि हम जेक की बात करें तो उसका जो है, क्योंकि वो जेक जो है ब्रेट के प्रति लॉयल रहता है, लेकिन उसके वजह से उसके रिलेशनशिप काफी खराब है, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात की जाए, चाहे यहाँ पे उनका लव लाइफ की बात की जाए। तो लेडी ब्रेट एक तलाकशुदा औरत हैं, और युद्ध के दौरान वो एक नर्स थी, और चोट लगने के बाद जेक की देखभाल किया था उन्होंने। हालांकि जेक एक रिपोर्टर हैं अब, और वह काम करने में बहुत कम समय बिताते हैं कोहन और अमेरिकी लेखक बिल गार्टन के साथ पार्टी करना, और ये लॉस्ट जनरेशन जो था उसमें उनका इस तरह का लाइफ स्टाइल हो गया था। सो पार्टी करना और शराब पीना पसंद करते थे, काम काम में ज्यादा उनका ध्यान नहीं था। एक शाम एक डांस क्लब में रहते हुए जैक दौड़ते हैं और ब्रेट के साथ, और दोनों वहां से निकल जाते हैं, और ब्रेट ने खुलासा किया कि वह जैक से प्यार करती है, लेकिन उसके साथ रहने के लिए सेक्स छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो जैक है वो उस टाइम 1920 के में जो एक फ्रीडम इन्होंने चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर हो, तो उसको रिप्रेजेंट किया है इस नॉवल के अंदर, वैसा एक कैरेक्टर। और जैक क्या है, ऑलरेडी ऑनेस्ट है ब्रेट के प्रति, तो उसका ना तो जैक के साथ रिलेशनशिप ठीक से बन पा रहा है, और ना ही वो किसी और अपने फ्रेंड के साथ ही ठीक से रह पाता है। सो कोहन ने जैक को उसके साथ दक्षिण अमेरिका की यात्रा करने के लिए कहा है, लेकिन जैक ने मना कर दिया। इसके बजाय वो दक्षिणी फ्रांस में बिल के साथ मछली पकड़ने की सोच रहा है, ऐसा कि मैं वहां पे इस तरह से वो टाइम स्पेंड करेगा। बाद में माइक और ब्रेट भी पूछते हैं कि क्या वे मछली पकड़ने की यात्रा में शामिल हो सकते हैं कि नहीं जैक के साथ। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जैक जो है ऑलरेडी ब्रेट को प्रेम करते हैं, यहाँ पे इस नॉवेल के अंदर ये ऐसा बताया गया है, और इसीलिए वो डिनाई नहीं कर पाते हैं। वे स्पेन के पैम्पलोना में उत्सव में भाग लेने और सांडों की लड़ाई देखने का निर्णय कर लेते हैं, और ये आपने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा है इसमें, तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब जैक और ब्रेट अकेले होते हैं तो उसने खुलासा किया कि कुछ हफ्ते पहले कोहन के साथ उसका संबंध था। तो ब्रेट का तो खैर हमने देखा हुआ है स्टार्टिंग से क्या है। अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। जैक जानता है कि ब्रेट मामलों से ग्रस्त है, लेकिन उसको सिर्फ गुस्सा आता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। जैक और बिल दक्षिणी फ्रांस में 5 दिन शांतिपूर्वक गुजारते हैं, मछली पकड़ते हैं, और इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। उनके बाकी दोस्त दिखाई नहीं देते हैं। ब्रेट और माइक हमेशा की तरह की तरह देर से चल रहे हैं, और कोहन ने ब्रेट की प्रतीक्षा करने के लिए फ्रांस के बेयोन में पीछे रहने का फैसला किया है। तो वे सभी पैम्पलोना में फिर से मिलते हैं। क्यों पैम्पलोना में? क्योंकि पैम्पलोना में उन्होंने बुल फाइट देखने का डिसीजन लिया था, और यहाँ पे वो के होटल में ठहरते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोन्टिया जो है, या मोन्टिया ने जैक को बुल फाइटिंग के एक भावुक प्रशंसक के रूप में सम्मान दिया है, और जैक अब मोन्टिया के बुल फाइटर्स और आलोचकों के आंतरिक घेरे में शामिल हो गया है, यानी वो क्रिटिसाइज करने लगा है। मोन्टिया ने जैक को एक होनहार नए बुल फाइटर पेड्रो रोमो से मिलवाया। अब बात करें, हालांकि वह केवल 19 वर्ष का ही है, सो रोमरो एक वास्तविक बुल फाइटर है। उसे भीड़ का मनोरंजन करने के लिए चाल या भ्रम का सहारा लेने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। वो काफी यंग है, और अच्छे से बुल फाइट को जानता है। रोमरो उत्कृष्ट है, और ब्रेटा का दावा है कि वह उससे प्यार करती है ना। अब देखिए यहाँ पे भी ब्रेटा फिर से मतलब कि कैरेक्टर जिस तरह का है, तो वो यहाँ पे ये दावा कर रही है कि रोमरो उत्कृष्ट है, और ब्रेटा का दावा है कि वह उससे प्यार करती है। और उस रात एक पार्टी में ब्रेट ने जैक को, अब देखिए जैक को इंसिस्ट कर रही है कि रोमरो से मिलने के लिए कहती है वो, जो वो करता भी है जैक। अब जैक मजबूर है, एक तो वो इम्पोटेंट है, नपुंसक हो गया है, और वो ब्रेट को प्यार भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रेट है वो उसका कैरेक्टर ही उल्टा है जस्ट यहाँ पे। ओके, वो दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाती रहती है। जब रोमरो शराब पीना शुरू कर देता है और ब्रेटा के साथ छेड़खानी करता है, तो मोटिया व्यक्तिगत रूप से आहत महसूस करता है। जैक की मदद से ब्रेट और रोमरो एक साथ रात बिताते हैं। जब कोहन
को इस बात का पता चलता है तो वह जैक को दलाल कहता है और बाहर निकाल देता है। वह माइक को एक घूसा मारता है और रोमरो को लगभग बेवजह हरा देता है। ओके, तो लड़ाई के बाद जैक ने पाया कि कोहन अपने होटल के कमरे में लेट गया है और रो रहा था। अपने व्यवहार से शर्मिंदा कोहन जैक के हाथ मिलाने के लिए कहता है और जैक स्वीकार कर लेता है। अगले दिन रोमरो बुल फाइट्स में शानदार प्रदर्शन करता है। कुशलता से एक बैल को मार देता है जिसने बैल के दौड़ने के दौरान एक आदमी को मार डाला था। तो बुल फाइट समाप्त होने के बाद ब्रेड और रोमरो मैड्रिड के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर माइक और जैक और बिल अपने अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैक सेबेस्टियन के साथ शहर में समय बिताने का इरादा रखता है। वो सोचता है कि मैं सेबेस्टियन चला जाऊं, लेकिन पहुंचने के तुरंत बाद ही उसको एक टेलीग्राम मिलता है। उस समय क्या होता था, मोबाइल नहीं होता था, टेलीग्राम होता था अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए, जिसमें उसे मैड्रिड में मिलने के लिए लिखा होता है। तो सबसे पहले जो ट्रेन रहता है उसे पकड़ लेता है और जब वो पहुंचता है तो वहां उसे पता चलता है, ब्रेड बताती है कि रोमरो चला गया है। वह कहती है कि अकेली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है उसको, और वह एक बार फिर चाहती है कि जैक उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाले। वह दावा करती है कि उसने नोट किया है कि वह जैक के साथ एक शानदार जीवन व्यतीत कर सकती है। अब जैक को पता ही है कि इसका इसका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का रहा है, लेकिन उसका क्योंकि जैक के प्रति उसका लगाव है तो जैक भले ही करवाहट के साथ जवाब देता है, लेकिन उसका जवाब होता है, हाँ क्या ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्टोरी। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना, तो आप स्टार्टिंग के 4-5 कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आपको पता चल गया होगा कि जैक बर्नार्ड और लेडी ब्रैट का रोल इसके अंदर। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। मैं ये पूरा हिंदी वाला स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वहां पे दोबारा इसको पढ़ सकें। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था लॉस्ट जनरेशन, वो यू नो गर्ट्रूड ने कॉइन किया हुआ है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है या फेमस बनाया है इसको, वो है हेमिंगवे ने। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यानी कि जो ये लॉस्ट जनरेशन है, used more generally to refer the post-war one World War One जनरेशन। तो वर्ल्ड वॉर वॉर के बाद जो जनरेशन था उनको कहा जाता है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो से पहले हम एक और ये छोटा सा वर्क उनका खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू हैव एंड हैव नॉट, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ। इसकी सेटिंग भी यूएस में है और इसका इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म क्यों, अब देखते हैं आगे के एक्सप्लेनेशन में। तो इसकी सेटिंग जो है यूएस में है और इसमें इन्फ्लुएंस रहा है मार्क्सिज्म का। ओके, आपको पता है कि मार्क्सिज्म जो है अमेरिका जो है वो जस्ट अलग रहा है कम्युनिस्ट लोगों से, ओके, फासिस्ट लोगों से। सो हैरी मॉर्गन इज द सेंट्रल कैरेक्टर। ओके, इसमें हैरी मॉर्गन जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है। ही इज फिशिंग बोट कैप्टन। तो he decides to run illegal importation and exportation between Cuba and Florida. तो आपको पता है कि यदि आप मैप देखेंगे यूएसए, तो यूएसए के राइट में नीचे की तरफ क्यूबा आता है और अंदर यूएस के अंदर फ्लोरिडा आता है। तो वो यहाँ पे इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, क्योंकि अब इसको इसमें जो ये जो मेन कैरेक्टर बताया गया है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इस वजह से उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो कैसे भी पैसा कमाएगा, चाहे वो इलीगल है, चाहे उसे स्मगल करना पड़े अल्कोहल या फिर गलत तरीके अपनाने पड़े, लेकिन अब वो पैसा कमाएगा। तो यहाँ छोटा सा एक हिंदी में देख लेते हैं। किताब के इस किताब में एक टूटे हुए मछली पकड़ने वाली नाव के कप्तान हैरी मॉर्गन के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी, जो अपने परिवार को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, और खिलाने के लिए फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच चाहे वो अल्कोहल हो, है ना, और ड्रग्स हो, इस तरह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है इलीगल चीजें। हैरी एक बड़ा सख्त व्यक्ति है और शादीशुदा है, 2 लड़कियों का पिता है और उसके पास उसकी एक मोटर बोट है। हैरी हैरिस की आय जो है का एकमात्र इसका जो सोर्स ऑफ इनकम आता है वो इस बोट से आता है। उसे परवाह नहीं है कि वह कानूनी रूप से मछली पकड़े या अवैध रूप से लेकर को शराब का तस्करी करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। कभी कभी वह बहुत ही हिंसक व्यवसाय होता है।
जो सचमुच हैरी को हमेशा आपदा के कागार पर रखता है, यानी कि क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। आमतौर पर हैरी मछली पकड़ने की पार्टियों को निकालता है, हालांकि जब उसे लगता है कि इससे दूर होना संभव है और पेशकश की गई धनराशि जोखिम के लायक लगती है, तो वो अन्य चीजों को भी आजमाने के लिए तैयार रहता है। तो वो इलीगल काम करने के लिए तैयार है क्योंकि उसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और वो इसीलिए उसने ये गलत तरीके अपनाए हैं। फाइन, सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें देखेंगे, और इससे रिलेटेड, हेमिंग्वे से रिलेटेड और इन कहानियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आने वाले वीडियो में जरूर हम करेंगे। तो आप सारे पार्ट इसका देख लीजिए, पार्ट 1 भी देखिए, और ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे फॉर whom द बेल tolls 1940, और उसके बाद इसको मैं हिंदी में जरूर बताऊंगा आपको। और उसके बाद फेयरवेल टू आर्म्स है ना, और इसका भी स्टोरी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ओके, एंड ओल्ड मैन एंड द सी, तो ये जरूर देखें। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें हम क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। थैंक्स सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।